जैसा कि हम सब इस बात को लेकर के यहाँ इकट्ठा हैं कि आज हमारे विश्वविद्यालयों की जो हालात है वो हालात इस कदर है कि हम सब उसको लेकर के चिंतित हैं। वो हालात इस कदर है कि हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था है उसे चिंता व्यक्त करनी पड़ रही है कि हमारे विश्वविद्यालयों में आखिर चल क्या रहा है। हमने रोहित वेमुला जैसे एक होनहार स्टूडेंट की सांस्थानिक हत्या देखी। हमने पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे ऐसे अनगिनत यूथ की, स्टूडेंट्स की जो ब्राइटिंग स्टार हो सकते हैं हमारे कंट्री के, हमारे देश के, उनकी लगातार सांस्थानिक हत्या, उनके साथ हो रही डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं हम लोग अपने विश्वविद्यालय कैंपसेस में देख रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि एडमिशन से ले करके हम उनके डिग्री अलॉटमेंट तक, इंटरव्यूज़ और अपॉइंटमेंट तक के पूरे प्रोसेस में एक होलिस्टिक एक्सक्लूज़न का एक मॉडल हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो बमुश्किल बतौर पहली पीढ़ी के रूप में विश्वविद्यालयों में जा पा रहे हैं, वहाँ से शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं और समाज को और अपने परिवार को, अपने समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि उनके लिए हमारे विश्वविद्यालय एक टॉर्चर चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। वो वहाँ पर एडमिशन से लेकर के अपॉइंटमेंट तक, अलॉटमेंट, हॉस्टल अलॉटमेंट से लेकर के नंबर देने तक की हर एक प्रक्रिया में मल्टीपल वो डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूज़न फेस करते हैं। और इस तरह की समस्याओं को दूर करने की बजाय हमें ये देखते हैं कि हमारा जो पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें एक ख़ास तरह के लोगों का वर्चस्व है, एक ख़ास तरह की डोमिनेटिंग मेंटालिटी का वर्चस्व है, और जिसके कारण हम ये पाते हैं कि उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, वो जब उसको लेकर के अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो उसको पूरी तरीके से या तो इग्नोर कर दिया जाता है या तो मैनेज कर दिया जाता है। यानी उनके साथ जो जस्टिस डिलीवर होना चाहिए उस जस्टिस को डिलीवर करने की बजाय उसमें एकदम टाल मटोल की जाती है। हम ये समझते हैं कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट नेशन में है, कंट्री का हिस्सा हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन से डील होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको फंडामेंटल राइट्स देता है, वो राइट्स हमको जस्टिस की गारंटी करता है, वो राइट्स हमको डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की गारंटी करता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमको डिग्निटी के साथ जीने और शिक्षा हासिल करने की बेसिक सहूलियत हमको प्रोवाइड करता है। हम ये मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो इस मुल्क की आज़ादी के साथ इस देश की जल, जंगल, ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन इतना ज़रूर हुआ था कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स की गारंटी करते हुए और ख़ास करके हमारी जो संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के मद्देनज़र ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि उसका काम होगा कि वो न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, न सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक चेक्स एंड बैलेंस को इस्टेब्लिश करेगी, बल्कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। और वो राइट्स हमको ये अधिकार देता है कि हम एजुकेशन सिस्टम में जा सकें, हम शिक्षा हासिल करें, सरकारी नौकरियां हासिल करें, सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसी की गारंटी की लेजिटिमेसी लेकर के हमारा संविधान बना था। और आज हमारा संविधान 70 साल की अपनी पूरी जर्नी पूरा कर चुका है। 70 साल से ज़्यादा का समय हमने बिताया है इस जर्नी को पूरा करते हुए, लेकिन हकीकत हम जब देखते हैं तो वो उसके मुताबिक नहीं नज़र आती जो संविधान की हमारी प्रस्तावना जिसको प्रेडिक्ट करती है, जिसको हमारी प्रस्तावना जो खाका खींचती है, उसमें आज की हकीकत हमको वो दिखाई नहीं देती। हम ये लगातार कैंपसेस में देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर तो चलाया ही जा रहा है। फंड कट से लेकर के उसको डिसमेंटल करने की कोशिश, जो आइडिया पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है उसको पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट करके गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ जैसा मॉडल इस देश के सामने रखने की पूरी कवायद की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का क्या हस्र है, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे एक्सक्लूजनरी है, उसको तो हम सब बखूबी जानते हैं। लेकिन हमारी जो बची खुची पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके माध्यम से हम लोग सस्ते में सस्ती शिक्षा हासिल कर पाते हैं, हम लोग जिसके माध्यम से इस देश को सर्व करने के लिए जो बेसिक सहूलियत है उसको हासिल कर पाते हैं। मैं जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आता हूँ उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरी PhD की फ़ीस आज भी 500 रुपये है। मैं समझता हूँ कि ये देश का सबसे सस्ती कीमत पे शिक्षा, शोध, रिसर्च की शिक्षा दे सकने वाली यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब मैंने दाखिला लिया था तब ये फ़ीस 500 थी, लेकिन आज ये फ़ीस बढ़ करके सीधे 20,000 रुपये हो गई है। PhD में एडमिशन की फ़ीस सीधे 20,000 रुपये हो गई है। 400% की फ़ीस वृद्धि का आप लोगों ने तो पूरा सुना ही था, पूरा मूवमेंट चला था। एक्सक्लूज़न करने की, बाहर करने की, बहिष्कृत करने की पूरी कोशिश लगातार जारी है। इन सब के बावजूद
जो लोग विश्वविद्यालयों में पहुंच रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं, उनके साथ दूसरे तरह के भेदभाव लगातार और बहुत इंटेंसिफाई तरीके से वो बना रहता है। और इसकी ये कोई मतलब आम पब्लिक में गॉसिप का मसला नहीं है कि हम और आप बस एक दूसरे जान रहे हैं, बता रहे हैं, बल्कि खुद हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ की रेगुलेटरी मशीनरी है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो बाकायदा डेटा के आधार पे ये वेरीफाई करते हैं कि हमारे कैंपसेस में 118% की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। और ये डिस्क्रिमिनेशन हर एक लेवल पर है। आप एडमिशन लेने जाते हैं, उस वक्त आपको इंटरव्यू में नंबर अलॉट करने के वक्त आपका असाइनमेंट चेक होता है, उसके वक्त आपको जब हॉस्टल अलॉट करना होता है, उसके वक्त आप जब अपॉइंटमेंट्स के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए आप इंटरव्यू का एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करना पड़ता है। आप परमानेंट अगर अपॉइंट हो गए हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको प्रमोशन के जो तमाम अवसर हैं उसमें आपको ये सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। आप पढ़ा रहे हैं, आप प्रमोट भी हो गए हैं, तो संभव है कि अगर आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी से हैं, आप शेड्यूल कास्ट से पिछड़े, आप महिला हैं, आप अगर इस तरह के सोशल इश्यूज़ पर अपनी कंसर्न जाहिर करते हैं, बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तब आपको उस वक्त भी डिस्क्रिमिनेट करते हुए दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। और इसी तरह की घटनाओं को होलिस्टिकली जब इस देश में एग्जामिन किया गया, हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो कैंपसेस हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, तो उसमें 118% की बढ़ोतरी दिखी। और साफ तौर पर इस 118% की जो बढ़ी हुई डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं थी, इनको रोकने के लिए ही एक जो इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म, एक जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक जो मैकेनिज़्म लेकर के आया गया, उसी मैकेनिज़्म का नाम था यूजीसी रेगुलेशन 2026। हम सब ने देखा कि कैसे वो रेगुलेशन कम से कम इस बात की बात करता था कि कैंपसेस में डिस्क्रिमिनेशन है और इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है। वो कहता था कि उस रेगुलेशन में इस बात का प्रावधान है कि एक 10 सदस्यों की एक इक्विटी कमेटी बनेगी जो ये डिसाइड करेगी कि अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उस पर इफेक्टिव कार्रवाई की जाए। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हमारे कैंपसेस में स्वीकार करता है, उसको दूर करने के लिए वो एक बढ़ा हुआ कदम है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो मौजूदा सरकार है, जो निज़ाम है, जब यूजीसी रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई के लिए बात जाती है, तो ये सरकार उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए इसको ज़रूरी न बता करके एकदम खामोशी अख्तियार कर लेती है, एकदम चुप्पी साध लेती है। इसके पक्ष में कोई भी तर्क कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना ज़रूरी है, हमारे कैंपसेस में जो इंस्टीट्यूशनल किलिंग्स हो रही हैं उसको दूर करना क्यों ज़रूरी है, इस पर चुप्पी साध लेती है। और जिसका परिणाम हम सब ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाति के आधार पर समाज में विभाजन करने की बात कह करके यूजीसी रेगुलेशन पर इंटरिम रूप से स्टे लगा दिया जाता है और 19 मार्च की डेट तय की जाती है कि हम लोग 19 मार्च को इसको सुनेंगे। तब हम लोग ये बात देख रहे हैं कि ये जो कैंपसेस में जो जातिगत हिंसा लगातार परसिस्ट करती जा रही है, उसके खिलाफ पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से, अलग अलग हिस्सों से आंदोलन काफ़ी तीखा हो गया है, प्रखर हो गया है और लगातार जारी है। और 19 मार्च की वो तारीख जब इस मसले पर सुनवाई होनी है, वो हम सब के बेहद करीब आ चुकी है। हम सब ने पिछले 1.5-2 महीने से लगातार इस मसले को सड़कों पर हर एक जगह पर कन्वेंशंस के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से, सड़कों पर आंदोलनों के माध्यम से एक गति दी है और इसको मजबूती के साथ उठाया है। ये बात सिर्फ इसीलिए की गई, इतना आंदोलन, इतना सम्मेलन, इतना कन्वेंशन सिर्फ इस बात को कहने के लिए किया जा रहा है कि हमारी जो सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था है, जिसका काम है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करना, जिसका काम है कि हमारे डिग्निटी को, हमारी जो लाइफ की गारंटी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको हम अपनी बात सुना सकें। क्योंकि हम अपनी जो न्यायिक व्यवस्था है, खास करके सुप्रीम कोर्ट का जो चरित्र है, हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि उसका चरित्र मेरिट के आधार पर डिसीजन देने की बजाय, फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन देने की बजाय, जस्टिस के फेवर में खड़े होने की बजाय, एक जो मेजोरिटेरियन, एक जो बहुमत और जो बहुसंख्यक भीड़ तंत्र का जो हिस्सा है, उसके आगे पूरी तरीके से दंडवत नजर आ रही है। सरकार के समक्ष चेक एंड बैलेंस खड़ी करने की बजाय सरकार के आगे पूरी तरीके से दंडवत नजर आ रही है। तो इस न्यायपालिका के इस चरित्र के खिलाफ भी वो जो अपने ड्यूटीज़ से पूरी तरीके से डाइवर्ट होकर के अपनी ड्यूटी को वायलेट करते हुए, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करते हुए वो लोग जिस तरीके का चरित्र अपना रहे हैं, उसी के खिलाफ पूरे देश भर में हम सब ने देखा कि एक मजबूत आंदोलन खड़ा हुआ। और फोरम फॉर इक्विटी
का जो मंच है वो उसी तरह के आंदोलनों के दौरान बन करके निकल करके तैयार हुआ और उसने देश भर में उत्तर प्रदेश के ही करीब दर्जनों जिलों में प्रोटेस्ट आयोजन करने से लेकर के कन्वेंशन सम्मेलन आयोजन करने की सारी गारंटी, सारी जिम्मेदारी हम सब ने मिल करके एक साथ निभाई। हम सब का मकसद बेहद स्पष्ट है कि विश्वविद्यालयों में या किसी भी समाज में या किसी भी जगह पे डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, हिंसा को, वो जाति के आधार पर हो, वो लिंग के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो वर्चस्ववादी मानसिकता है उसे किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विश्वविद्यालय तो उससे भी आगे बढ़ी हुई चीज़ होती है, जहाँ पर हम लोग एक लिबर्टी को एहसास करते हुए, फील करते हुए, इक्वलिटी को फील करते हुए, इन तमाम मूल्यों को, तमाम दुनिया के समाज को बदलने के, उसको बेहतर बनाने के, उन सपनों को सजोते हुए संघर्षों को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तब हम लोग ये जानते हैं कि अगर समाज में विषमता बनी है या बनी रहती है तो उसका क्या हासिल होगा। हम सब ने इतिहास में देखा है कि अगर समाज में विषमता बनी रहती है, अगर अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट के बीच में डिवीजन था, डिस्क्रिमिनेशन था, एक्सप्लॉयटेशन था, तो उसका हश्र सिविल वार के रूप में कन्वर्ट हुआ। हम सब ये जानते हैं कि जिन जिन भी समाजों में असमानता किसी भी रूप में पनपती है, वहाँ एक खास तरह से वो अनरेस्ट को जन्म देती है, वो रिवोल्ट को जन्म देती है, वो विद्रोह को जन्म देती है, वो बगावत को जन्म देती है। और हम बहुत दूर की बात अगर न करें तो हमने देखा कि नेपाल में अभी क्या हुआ। तमाम जो पूरी सत्ता थी, जो पूरी सत्तासीन लोग थे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार लोगों ने किया। बांग्लादेश का हश्र हम देख सकते हैं, हम श्रीलंका में देख सकते हैं कि जब आप असमानता को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, जब आप असमानता को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो उसका परिणाम एक बेहद भयानक, एक अनार्की के रूप में कन्वर्ट होता है और उसका परिणाम बहुत उस व्यवस्था में एक उथल पुथल लाने जैसा हो सकता है। तो ये सिर्फ ये जो आंदोलन है, जो समता सम्मेलन है या इस तरह के समता आंदोलन को बढ़ाने का मकसद सिर्फ यूजीसी रेगुलेशन को रोहित एक्ट की तर्ज पर लागू करवाने का ही आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन असल में इस संविधान में जो गारंटी है लाइफ की, डिग्निटी की, सिक्योरिटी की, उस सिक्योरिटी को, उस डिग्निटी को इंश्योर करने की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि इस देश में जो संविधान जिन एथिकल मोरल वैल्यू की बात करता है, वो मोरल वैल्यूज़ डाइल्यूट होकर के समाज के हर हिस्से में, हर एक व्यक्ति तक, हर एक तबके तक वो पहुँचे, ताकि समाज के किसी भी हिस्से में कोई विद्रोह न पनपे, समाज के किसी भी हिस्से में कोई एक्सक्लूजनरी, डिस्क्रिमिनेटेड फील न करे। और इसीलिए इस आंदोलन को सिर्फ 19 मार्च तक ये आंदोलन नहीं चलने वाला है। ये आंदोलन जब तक कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उसको इंश्योर नहीं किया जा सकता, जब तक कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस की गारंटी वो इंश्योर नहीं होती है, तब तक इस लड़ाई को और मजबूती के साथ बढ़ाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 19 मार्च को जो आएगा, अगर वो हमारे पक्ष में आता है तो जाहिर तौर पर वो एक माइलस्टोन होगा। और हम लोग जो बात कह रहे हैं कि ये जो रेगुलेशन 2026 में आया, यूजीसी के द्वारा लेके आया गया, वो अपने आप में बहुत इनएफिशिएंट है। उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। वो जो 10 मेंबर की कमेटी बनेगी, उस 10 मेंबर की कमेटी में सोशल जस्टिस इंश्योर होगा कि नहीं होगा, ये भी इंश्योर करने की ज़रूरत है।